हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सब मस्त होंगे। तो स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर नोरसेट वाला पे। और स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन गणेश जी महाराज के आशीर्वाद से। तो जैसा कि SGPJ की एग्ज़ाम 22 जून से 25 जून के बीच में रहने वाली है नर्सिंग ऑफिसर की, तो उसी के रिगार्डिंग अपन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करने वाले हैं। जो 2023 में एग्ज़ाम लगी थी, 25 में एग्ज़ाम लगी थी, तो उन सभी के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और किसी भी एग्ज़ाम को करेक्ट करने से पहले अपने को उसके बारे में ये चीज़ का पता करना चाहिए कि उस एग्ज़ाम में किस लेवल के और किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। और इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और ये क्वेश्चन सच में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है इनमें से कुछ क्वेश्चन रिपीटेड भी मिले, और ये क्वेश्चन नोरसेट की एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। तो जैसा कि SGPJ की जो एग्ज़ाम है वो 22 जून से 25 जून के बीच में रहने वाली है, यानी 4 दिन एग्ज़ाम होगी ये। और उन 4 दिन में मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाली है, तो सीधी सी बात है नॉर्मलाइजेशन भी होगा। तो अपन बिना टाइम को वेस्ट किए अपन स्टार्ट करते हैं। और ये जो अपनी होने वाली है आज की, ये फर्स्ट क्लास होने वाली है। क्वेश्चन फर्स्ट है कि ए 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड हिज वेट इज़ 18 kg। 5 ईयर का बच्चा है, 18 kg उसका वेट है। साइज ऑफ फोलिस कैथेटर शुड बी अप्रोप्रिएट फॉर दिस चाइल्ड। इस चाइल्ड के लिए सबसे जो अप्रोप्रिएट साइज का फोलिस कैथेटर है वो कौन सा होने वाला है। तो सबसे पहले आपको अपने माइंड में आंसर गेस करना है और उसके बाद में ही आपको सॉल्यूशन देखना है। हालांकि मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करवा दूंगा, लेकिन आपको सबसे पहले उस क्वेश्चन का आंसर अपने को सोचना है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए कैसा होने वाला है। आई होप आपने इसका आंसर गेस कर लिया होगा। तो चलो शुरुआत करते हैं अपन इसके सॉल्यूशन की। तो जैसा कि 6 फ्रेंच है, 8 फ्रेंच है, 10 फ्रेंच है और 12 फ्रेंच है। तो अपन सबसे पहले कुछ टर्म्स देख लेते हैं कि जो ये फोलिस कैथेटर हो गया और ये इसकी साइज़ हो गई। अपन एज के हिसाब से देखते हैं कि किस एज में कौन कौन सा फोलिस कैथेटर काम में आएगा। तो जैसे कि न्यूबॉर्न है कोई बच्चा या फिर न्यूनेट है, उसके लिए 5 to 6 फ्रेंच का फोलिस कैथेटर काम में आने वाला है। सेकंड है इन्फेंट, 1 ईयर तक का बच्चा होता है उसको इन्फेंट बोलते हैं, उसमें 6 to 8 फ्रेंच का फोलिस कैथेटर काम में आने वाला है। कोई चाइल्ड बच्चा है तो उसके 8 to 10 फ्रेंच का फोलिस कैथेटर काम में आएगा। और कोई एडोलेसेंट है तो उसके 10 to 12 फ्रेंच का कैथेटर काम में आएगा। या फिर कोई एडल्ट है तो उसके 14 to 16 फ्रेंच का कैथेटर काम में आएगा। और वो साइज़ भी डिपेंड करता है इसकी, तो ये इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली 14 to 16 फ्रेंच का फोलिस कैथेटर काम में आता है। तो इन सब के हिसाब से आपने आंसर गेस कर लिया होगा कि 5 साल का बच्चा है तो उसके कौन सा जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो 8 फ्रेंच होने वाला है, क्योंकि इसकी एज के हिसाब से ये 8 फ्रेंच बिल्कुल राइट आंसर है। अब इसी क्वेश्चन के साथ में अपन और भी बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं कि जैसे ट्रैकेस्टोमी ट्यूब होती है, एंडोट्रैकल ट्यूब होती है, उनके हिसाब से भी जो फोलिस वगैरह है, सक्शन कैथेटर वगैरह है, इन सभी का डायमीटर ये सब चीज़ें चेक कर सकते हैं अपन। तो मैं साथ में कुछ चीज़ें और बताने वाला हूँ आपको। तो जैसे कि ET ट्यूब होती है एंड TT ट्यूब होती है, इन दोनों का अपन इंटरनल डायमीटर काम में लेते हैं और ये किस में होता है, mm में होता है। ठीक है, इस चीज़ का याद रखना। जबकि ये फ्रेंच में है, फोलिस कैथेटर वगैरह ये हैं, ये सब फ्रेंच में आते हैं।
ईटी ट्यूब और टीटी ट्यूब का ही डायमीटर एमएम में होता है और ये इंटरनल डायमीटर काम में लिया जाता है, जबकि बाकी की और अभी मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा उन सब का आउटर डायमीटर काम में लिया जाता है और ये इसकी साइज़ एमएम में होती है। इस चीज़ का ध्यान रखना। और साथ में एक चीज़ और देख लेते हैं कि 1 mm इज इक्वल टू 3 फ्रेंच। ये बिल्कुल अच्छे से याद देख लेना। और इसी के साथ में एक चीज़ हो जाएगी कि 1 फ्रेंच इज इक्वल टू 0.33 mm। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आगे बताऊंगा तो उसके बाद में आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि रियल में ये चीज़ें समझने में बहुत दिक्कत भी होती है और कई बार कन्फ्यूज़न भी हो जाता है। तो इस चीज़ का याद रखना आप। अब मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा बता देता हूँ कि जैसे साइज़ ऑफ टीटी या ईटी, जैसे एज ग्रुप के हिसाब से बताता हूँ कि जैसे एज है और इधर इसकी साइज़ हो गई। और इसी से मैं आपको हर चीज़ ये साइज़ बता दूंगा। भी आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि यार ये चीज़ें तो मेरे पहले बहुत कन्फ्यूजिंग थी, लेकिन अब ये चीज़ें सारी सॉर्ट आउट हो गई। तो जैसे सबसे पहले अपन चीज़ करते हैं, जैसे न्यूबॉर्न बच्चा है तो उसका जो ईटी की टीटी की साइज़ होती है ना, वो 2.5 mm होती है। अभी जो मैंने ऊपर बताए हैं आपको वैल्यू, वो सारी ऑटोमेटिक मैच हो जाएंगी। अभी दूसरी मोटा मोटा बता रहा हूँ आपको, जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। 3 मंथ का बच्चा है कोई, तो उसके 3 mm की ईटी ट्यूब या टीटी ट्यूब जाएगी। थर्ड, जैसे कोई 5 ईयर का बच्चा है तो उसकी जो ईटी टीटी वो 5 mm की जाएगी। फोर्थ, कोई 8 ईयर का है तो उसके 6 mm की जाएगी। फिफ्थ है, जैसे कोई एडल्ट फीमेल है या एडल्ट मेल है तो फीमेल के हमेशा 7.5 से 8 mm की ईटी ट्यूब टीटी ट्यूब जाएगी और एडल्ट मेल के 8 से 8.5 mm की। अब इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए अब मैं आपको कुछ डायमीटर से बताने वाला हूँ, कुछ कैलकुलेशन जिसको अपन को ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ कि अगर अपन ईटी को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास में 2-3 चीज़ों का डायमीटर आ जाएगा। कौन कौन सा आएगा? एक तो एनजी ट्यूब, दूसरा फोलिस कैथेटर, आ गया ना फोलिस कैथेटर, तीसरी सक्शन कैथेटर। अपन एज ग्रुप के हिसाब से इन चीज़ों का अपन आराम से आइडिया लगा लेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं तो इन क्वेश्चनों का ध्यान रखना। ऐसे मत समझ लेना कि ये क्वेश्चन बहुत इजी है। आपको एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें बता दूंगा मैं आपको। और इसी में एक सक्शन कैथेटर होगा, तो सक्शन कैथेटर का एक चीज़ को ध्यान रखना, जो भी सक्शन ईटी ट्यूब को मल्टीप्लाई करने के बाद में जो भी साइज़ आएगी उससे अपन को एक साइज़ कम काम में लेना है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान देना। और एक चीज़ और, अब जो भी डायमीटर आएगा ना, ये सारे फ्रेंच में आएंगे। ठीक है, अब समझ में आ जाएगा आपको कि जो mm में बताया था मैंने अभी, 1 mm इज इक्वल टू 3 फ्रेंच और 1 फ्रेंच इज इक्वल टू 0.33 mm। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं अपन कि एक एडल्ट मेल है, तो एडल्ट मेल के अपन ने देखा कि कितने mm की जाएगी टी ट्यूब 8 mm की। तो 8 mm को अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 फ्रेंच। बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है। और ये क्वेश्चन नोट सेट 6 में, और ये हर बार क्वेश्चन आया है। ये नोट सेट 7 में भी क्वेश्चन आया है, नोट सेट 3 में भी, यानी 2022 में एग्ज़ाम लगी थी उसमें भी आया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको बहुत अच्छे से देखना। आप ऐसे मत देखना कि यार ये क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। टाइम लगता है, लेकिन अपने को बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जिनको अपन एक ही क्वेश्चन में सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अब इसी के साथ में एक चीज़ और देख लेते हैं। दूसरी चीज़ क्या होने वाली है कि अपन ईटी ट्यूब की साइज़ को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस चीज़ों की वो साइज़ आ जाएगी अपने पास में। तो एक तो आएगी रेक्टल ट्यूब, रेक्टल ट्यूब की साइज़ आ गई अपने पास में, और एक आ गई एनिमा ट्यूब।
ठीक है, ये सारी किस में होने वाली हैं, फ्रेंच में। ओके, समझ में आया कुछ? तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और आपने देख लिया होगा इसका आंसर कि बच्चे के 5 साल का बच्चा था, तो 5 साल के बच्चे के हिसाब से 8 से 10 फ्रेंच, और इस क्वेश्चन के हिसाब से देख लो, एक 5 साल का बच्चा है तो 5 साल के बच्चे को अपन ने इसमें मल्टीप्लाई किया तो 10 फ्रेंच, तो मिनिमम 10 फ्रेंच की 8 फ्रेंच की काम लेंगे और 10 फ्रेंच की, तो इसका जो एक्चुअल आंसर है वो 8 फ्रेंच जाएगा इसका आंसर। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप आपका ये वाला क्वेश्चन सही हुआ होगा, और इन क्वेश्चन का ध्यान रखना, आप लास्ट में आपको ये भी बताना है कि कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन कि आइडेंटिफाई द करेक्ट इनकरेक्ट पेयर अलग करना है, इसमें सेपरेट करना है। तो आई होप आपने इसका आंसर गेस कर लिया होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है ओवेरी, ओवेरी से HCG, बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे ओवेरी से HCG हार्मोन जो निकलता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। थर्ड है एडिपोस टिश्यू, तो एडिपोस टिश्यू से आप बताओ आपने क्या सोच रखा आंसर? तो ये भी सही है कि एडिपोस टिश्यू से हमेशा लेप्टिन हार्मोन निकलता है, तो ये भी सही है। थर्ड है गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस से सिक्रेटिन, तो गैस्ट्रिक जूस किसका है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन का, और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या आती है? ड्यूडेनम, और ड्यूडेनम से क्या निकलता है? सिक्रेटिन, तो ये भी सही आंसर है इसका। चलो अपन बात कर लेते हैं कि अपना करेक्ट आंसर कौन से होने वाला है। तो अपना जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्यों होने वाला है ये भी अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पैनक्रियाज एक डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, तो इससे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं वो देख लेते हैं एक बार कि पैनक्रियाज से कौन कौन से निकलते हैं। तो पैनक्रियाज से निकलते हैं एक तो इंसुलिन, ग्लूकागोन, और एक सोमेटोस्टेटिन। ये 3 हार्मोन निकलते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। इंसुलिन की कमी हो जाती है तो डायबिटीज़ मेलाइटिस हो जाता है, ग्लूकागोन की अधिकता हो जाती है तो डायबिटीज़ मेलाइटिस हो जाता है, सोमेटोस्टेटिन इन दोनों के रेगुलेशन के काम में आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होने वाले हैं। इनहिबिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो ये निकलता है अपने गोनेड से, जो अपने सेक्सुअल ऑर्गन है वहाँ से निकलता है, तो ये करेक्ट नहीं है, तो ये अपना आंसर होने वाला है। आई होप आपका ये आंसर सही गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन इंडिया वेयर वाज एस्टैब्लिशमेंट फर्स्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग? आपने इसका आंसर गेस कर लिया होगा, पहले एक बार आप अपना आंसर सोच लो, उसके बाद में स्टार्ट करते हैं। तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और ये अपने को पता भी होना चाहिए क्योंकि अपने नर्सिंग से रिलेटेड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मद्रास होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट टाइम 1871 में पहली बार 6 मंथ का एक कोर्स स्टार्ट किया था। वो था डिप्लोमा मिडवाइव्स प्रोग्राम, और यहीं से शुरुआत हुई थी अपने इंडिया में नर्सिंग की। तो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और हमारे टाइम पे ये बहुत सारे लोगों का आंसर नेगेटिव गया था। तो चलो आई होप आपका ये आंसर सही गया हो, जो भी है लास्ट में बताना आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये हर किसी को ध्यान होना चाहिए, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये कि ऑल विजिटर्स ट्रेवलिंग फ्रॉम इंडिया टू केन्या, युगांडा, रवांडा, नाइजीरिया, माली, घाना, इथोपिया रिक्वायर्ड टू बी वैक्सीनेटेड अगेंस्ट विच वैक्सीन विथ एन इंटरनेशनल सर्टिफिकेट प्रूविंग? ऐसी कौन सी वैक्सीन है जिसके लिए इंटरनेशनल सर्टिफिकेट चाहिए कि हाँ इस बंदे को ये वैक्सीन
ये बंदा वैक्सीनेटेड हो चुका है इस वैक्सीन के प्रति। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आई होप आपने इसका आंसर गेस कर लिया होगा, और बहुत ही फेमस है वैसे तो, खैर ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है इसके बारे में। तो वो है कोविड। इसकी कोई अभी तक कन्फर्मेटिव मेडिसिन तो बनी नहीं इसकी। इबोला का कुछ है नहीं, डिप्थीरिया, परटूसिस, टिटेनस इसका कुछ नहीं है, तो वैसे भी एंडेमिक प्रॉब्लम वाली है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है येलो फीवर। अब इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपन कि ये जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट वगैरह, ये जितने भी जो देश हैं, ये सारे येलो फीवर एंडेमिक कंट्री है। तो यहाँ जाने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना कि 10 दिन पहले अपने को येलो फीवर की इंजेक्शन लगाना होता है और वैक्सीनेटेड होना पड़ता है। इसका सर्टिफिकेट भी लेना पड़ता है, ये दिखाना वहाँ बहुत ज़रूरी है। और ये बाई गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये अप्रूव किया जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और साथ में इस येलो फीवर की वैक्सीन के बारे में बात कर लेते हैं अपन। जो ये वैक्सीन है येलो फीवर वैक्सीन, ये वैक्सीन लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, ये सिंगल डोज प्रोटेक्शन देती है। आप इसकी सिंगल डोज लगा दो तो भी ये प्रोटेक्शन देगी है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट, ये भी कोरोना के टाइम पे बहुत ही फेमस क्वेश्चन था। तो टोटल डोज रिक्वायर्ड कोविशील्ड वैक्सीन इन हेल्थ केयर वर्कर्स को कितनी डोज दी गई थी। तो इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, 3 डोज दी गई थी। फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज एंड जो थर्ड डोज थी उसको बूस्टर डोज कहा गया था। तो जितने भी हेल्थ केयर वर्कर थे उन सभी को 3 डोज दी गई थी। तो आई होप आपका सबका तो ये आंसर सही गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है कि रीनल स्टोन, पॉलीयूरिया, वीकनेस, हाइपरकैल्सीमिया इज यूज्ड रिजल्ट ऑफ। तो ये सब चीज़ें किसकी वजह से होने वाली हैं। तो आपने आंसर गेस कर लिया होगा। एक बार आप आंसर गेस कर लो, उसके बाद में स्टार्ट करते हैं अपन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो अपने को एक आइडिया तो लग गया होगा कि एक तो इस क्वेश्चन में हाइपरकैल्सीमिया बता रहा है और एक बता है रीनल स्टोन। तो ये भी हाइपरकैल्सीमिया की वजह से होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन में बात कर रहा है हाइपरकैल्सीमिया, ठीक है। तो अपन एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं और ये एलिमिनेशन मेथड बहुत यूज़फुल भी होता है एग्ज़ाम में। तो अपन ये जैसे थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है कि हाइपरथायरॉयड और हाइपोथायरॉयड, ये तो थायराइड ग्लैंड के हैं जिसमें T3 एंड T4 का लेवल या तो ज़्यादा होगा या कम होगा, और उसी के हिसाब से हाइपरथायरॉयडिज्म हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए। अब ये हैं हाइपरपैराथायरॉयडिज्म और हाइपोपैराथायरॉयड ग्लैंड। तो ये कहीं ना कहीं डिसऑर्डर तो है पैराथायरॉयड ग्लैंड का। अब वो लेवल बढ़ रहा है, इसमें पैराथायरॉयड से पैराथायरॉयड हार्मोन निकलता है और इसी पैराथायरॉयड हार्मोन की वजह से ही ये सारा लोचा होता है। अगर पैराथायरॉयड हार्मोन का लेवल अगर ज़्यादा होगा तो कैल्शियम का लेवल भी ज़्यादा होगा, और कैल्शियम का लेवल ज़्यादा होगा तो कहीं ना कहीं रीनल स्टोन, हाइपरकैल्सीमिया वगैरह ये होगा। और अगर इसका कैल्शियम का लेवल डिक्रीज़ होगा तो हाइपोकैल्शियमिया होगा। तो ये वाली कंडीशन तो होगी नहीं, और इसमें हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलेगा। तो आंसर तो ये दोनों में होने वाला है। और आंसर अगर इसमें क्वेश्चन के हिसाब से पता पड़ रहा है कि हाइपरकैल्सीमिया, रीनल स्टोन,
तो ऑप्शन ये तो क्वेश्चन हो गया और आंसर हो गया इसका कि हाइपरपैराथायरॉयड ग्लैंड की ये डिसऑर्डर है। तो अपन मोटा मोटा देख लेते हैं कि थायराइड ग्लैंड और पैराथायरॉयड ग्लैंड से कौन कौन से डिसऑर्डर होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन थोड़ा बहुत मोटा मोटा देख लेते हैं क्योंकि एसजीपीजे की एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं थायराइड हार्मोन से। थायराइड हार्मोन जो भी डिसऑर्डर हैं उनसे स्टार्ट करते हैं अपन। इसमें ये दो होने वाले हैं, एक तो हाइपोथायरॉयडिज्म और एक हाइपरथायरॉयडिज्म। इसमें क्या होगा, T3 एंड T4 का लेवल डिक्रीज होगा और इसमें T3 एंड T4 का लेवल इंक्रीज होगा। और जो T4 है इसी को अपन थायरोक्सिन बोलते हैं। ठीक है, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। और एक क्वेश्चन और बता देता हूँ कि जो थायराइड ग्लैंड है एकमात्र ऐसी ग्लैंड है जो 100 डे तक के हार्मोन्स को अपने अंदर कलेक्ट करके रखती है ये, क्योंकि 100 डे तक ये हार्मोन को अपनी बॉडी के लिए सीक्रेट करती रहती है ये। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ऐसे क्वेश्चन CHO वगैरह में या एसजीपीजे में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब इनकी कोज देखते हैं अपन, ये किस कारण से T3 T4 का लेवल कम हो रहा है, इधर एक्स्ट्रा हो रहा है। तो सबसे पहली चीज़ देखते हैं अपन कि इसके कोज। कोज देखते हैं। कोज बहुत सारी चीज़ें हो सकती है इसमें, जैसे आयोडीन की डेफिशिएंसी हो सकती है। दूसरी चीज़ ये ऑटो इम्यून, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑटो इम्यून डिजीज भी हो सकती है जिसको अपन बोलते हैं हाशिमोटो थायरोइडाइटिस। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में जैसे थायराइड ग्लैंड की सर्जरी हो गई तो भी कम हो जाएंगे, या फिर जैसे रेडिएशन थेरेपी हो गई। रेडिएशन थेरेपी की वजह से भी इसमें थायराइड ग्लैंड के हार्मोन सप्रेस हो जाते हैं। और भी बहुत सारी मेडिकेशंस हो गई उनकी वजह से भी। इसका देख लेते हैं अपन कि इसके कोज क्या होने वाले हैं। तो एक तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है एक तो ग्रेव्स डिजीज़। ये इम्पोर्टेंट होने वाली है। मोस्ट कॉमन कोज भी यही है इसका, मोस्ट कॉमन कोज। एक हो गया जैसे थायराइड एडिनोमा, थायराइड ग्लैंड का कैंसर। और कैंसर में आपको पता है कि हर चीज़ का सीक्रेशन बहुत ज़्यादा होने लग जाता है, तो थायराइड एडिनोमा हो गया। और इसी के साथ में एक चीज़ और है, टॉक्सिक मल्टीनोडुलर गोइटर। तो ये तीन चीज़ें हैं। मोस्ट कॉमन ये तीन ही होने वाली, लेकिन उनमें भी सबसे मोस्ट कॉमन ये ग्रेव्स डिजीज होने वाली है। अब अपन इनके साइन सिम्टम्स देख लेते हैं कि इनके साइन सिम्टम्स क्या होने वाले हैं। तो जैसे इसका तो इसमें हार्मोन कम हो रहे हैं, तो कम हो रहे हैं तो चीज़ें कहीं ना कहीं कम होने वाली भी होंगी और ज़्यादा होने वाली भी होंगी। तो इन दोनों का अपन कंपैरिजन एक साथ देख लेते हैं। जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होगा, मेटाबॉलिज्म। दोनों में देख लेंगे। हाइपोथायरॉयड हार्मोन कम हो गई, हार्मोन कम हो गए तो इसका मतलब मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा। इसमें हार्मोन ज़्यादा हो गया, इसका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो गया तो वेट, पेशेंट का वेट जो भी होगा, तो पेशेंट का वेट, अगर इसका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो गया तो इसका वेट कम हो जाएगा। और अगर इसका मेटाबॉलिज्म कम हो गया
तो इसका वेट इंक्रीज़ हो जाएगा, बॉडी वेट बढ़ जाएगा इसका। साथ में ही जैसे एक टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर की रिगार्डिंग भी बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कौन सा कोल्ड इंटॉलरेंस होगा और कौन सा हीट इंटॉलरेंस होगा। तो जो हाइपोथायरॉयडिज्म है इसको कोल्ड इंटॉलरेंस होगा, ये हीट इंटॉलरेंस। इसको सर्दी ज़्यादा लगेगी और इसको गर्मी ज़्यादा लगेगी। इसी के साथ में एक आता है कि हार्ट रेट। अब इसका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है, तो मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा तो इसकी हार्ट रेट क्या हो जाएगी, फास्ट, और इसकी स्लो हो जाएगी। तो ऐसे कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो ये अपने लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और एक चीज़ और देख लेते हैं, जैसे एक्टिविटी, पेशेंट की एक्टिविटी। अब इसमें मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है, सारी चीज़ें ज़्यादा है, हार्ट रेट फास्ट है, सारी चीज़ें, तो इसमें एक्टिविटी क्या होगी, ये पेशेंट हाइपर एक्टिव होगा, ये लेथार्जिक टाइप में होगा। ठीक है, ये चीज़ें नोट भी कर लेना। और अब मैं कुछ और इन चीज़ों की, इन दोनों के बारे में बताने वाला हूँ। तो अपन सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा। अब इन दोनों का अपन ट्रीटमेंट देख लेते हैं एक बार कि इनमें ट्रीटमेंट क्या देंगे। तो इसमें हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है, इसमें हार्मोन कम हो रहे हैं, तो इसको अपन देंगे हार्मोन एक्सेसिव करने वाली मेडिसिन्स, जैसे कि लिवोथायरोक्सिन, देंगे अपन इसको। इसमें ज़्यादा है ऑलरेडी तो इसमें कम करने वाली मेडिसिन देंगे। और कम करने वाली मेडिसिन कौन सी होती हैं, एंटी थायरॉयड ड्रग। और ये कौन सी है, मेथिमेजोल, ये मेथिमेजोल ड्रग देंगे अपन इसको। एक तो ये हो गया। और क्या दे सकते हैं इसको एक दे सकते हैं अपन रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी। एक मिनट, आयोडीन थेरेपी। इसी के साथ में जैसे इसमें एक्सेसिव सीक्रेशन हो रहे हैं तो अपन ग्लैंड को सर्जरी करके रिमूव भी कर सकते हैं, तो सर्जरी भी कर सकते हैं। अब आपको मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ इन दोनों के रिगार्डिंग कि हाइपोथायरॉयडिज्म, एवरीथिंग स्लो, सब कुछ स्लो हो जाएगा इसमें। और हाइपरथायरॉयडिज्म में एवरीथिंग फास्ट, ये याद रखना, उसी के हिसाब से सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो आई होप आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी और आपने इसका आंसर भी गेस कर लिया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। चलो इसका आंसर गेस करो कि इसका आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन है, वन पेशेंट कम्स इन द क्लिनिक विथ रेडनेस, पेन एंड टेंडरनेस इन द ब्रेस्ट। एक फीमेल आई है, उसके रेडनेस, पेन हो रहा है और टेंडरनेस हो रहा है, जिसको एंगोर्जमेंट भी बोलते हैं। व्हाट वुड बी द पॉसिबल कॉज ऑफ ब्रेस्ट एब्सेस। अच्छा क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है, इसने सिम्टम्स भी दिए हैं, साथ में इसका कारण पूछा है और ब्रेस्ट एब्सेस के बारे में पूछा है। अच्छा क्वेश्चन है, तो अपने को ध्यान रखना इस क्वेश्चन के बारे में। तो ब्रेस्ट एब्सेस में और साथ में क्या क्या सिम्टम्स मिल सकते हैं अपने को, पेन हो गया, रेडनेस हो गया, स्वेलिंग हो गई, और पेशेंट को क्योंकि इन्फेक्शन हो रहा है तो फीवर भी हो सकता है, तो फीवर हो गया। और इसका जो मोस्ट कॉमन कोज है वो होने वाला है इसका स्टेफाइलोकोकस ओरियस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये,
याद रखने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं समझाने वाला। मोस्ट कॉमन एसटीडी इन मेल, मोस्ट कॉमन एसटीडी पूछ रहा है, अपना आंसर गेस करो। आपको पीछे वाले क्वेश्चन में एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो स्टोफाइलोकोकस कोरियस है ये ब्रेस्ट एब्सेस और एक मैस्टाइटिस, इन दोनों प्रॉब्लम के लिए मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म है ये, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। चलो इसका आंसर गेस के लिए हुआ अपने। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है क्लेमाइडिया, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, ठीक है। और इसके जो क्लिनिकल फीचर होने वाले हैं, साइन सिम्टम्स, वो होने वाले हैं जैसे यूरेथ्राइटिस, यूरेथ्राइटिस हो जाएगा, डिसयूरिया, डिसयूरिया का मतलब होता है पेन एंड बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, टॉयलेट करते टाइम पे पेन और बर्निंग सेंसेशन हो गया उसके, तो ये हो गया डिसयूरिया। इसके साथ में जेनाइटल डिस्चार्जेस, ये चीज़ें होने वाली हैं इसमें। तो ये मोस्ट कॉमन कोज है क्लेमाइडिया। इसके बारे में अपन एक चीज़ और देख सकते हैं कि जो क्लेमाइडिया है ये मोस्ट कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ये वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में ये मोस्ट कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन है भाई, इसका ध्यान रखना। इन सब की वजह से नहीं होता ये एसटीडी, सिफिलिस नहीं, गोनोरिया नहीं होगा, एचआईवी की वजह से नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, चलो आंसर इसका गेस करो क्या होने वाला है। ए चाइल्ड एडमिटेड विथ आई इन्फेक्शन डिजीज, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक आई ड्रॉप, द आई ड्रॉप एडमिनिस्टर इन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आई होप आपने गेस कर लिया होगा इसका आंसर। तो चलो शुरुआत करते हैं अपन इसका। अपर आईलिड, लोअर आईलिड, इनर कैंथस ऑफ आई, आउटर कैंथस ऑफ आई। तो जैसे मान लो कि ये कोई पेशेंट है और ये इसकी आई है, तो ये इसका इनर कैंथस हो गया, ये इसका आउटर कैंथस हो गया, ये इसका इनर कैंथस। अब क्या बोल रही है क्वेश्चन कि अपर आईलिड इधर की साइड में, लोअर आईलिड नीचे, इनर कैंथस अंदर की साइड में, आउटर कैंथस बाहर की साइड में। अब अपने को पता है कि कोई भी आई ड्रॉप होती है वो अपन जो कंजक्टिवल शेक होता है उसमें डालते हैं। ये जो शेक है ये जो साइड में ये पूरा कंजक्टिवल शेक है, और इसमें अपन इसको, तो नीचे जो आईलिड होती है लोअर आईलिड और ऊपर की साइड में होती है अपर आईलिड जिस पे हेयर वगैरह होते हैं। तो अपन क्या करते हैं, जो लोअर आईलिड होती है उसको जेंटली डाउन करते हैं, और डाउन करने के बाद में अपन जो लोअर कंजक्टिवल शेक है उसमें जो मेडिसिन होती है उसको इसमें इंस्टिल करते हैं। तो अपर में नहीं करते हैं, लोअर में करते हैं, ये सही है। इनर कैंथस आउटर कैंथस नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर लोअर आईलिड होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन को समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन ये मत सोचना कि क्वेश्चन में बहुत टाइम लग रहा है, अपन साथ में बहुत सारी चीज़ें कवर करते जा रहे हैं
और एक क्वेश्चन के साथ में अगर अपन चारों ऑप्शन को सोल्व कर रहे हैं तो वो अच्छी बात है कि एक क्वेश्चन के साथ में अपने को 4 चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। तो चलो इसका आंसर गेस करो। आई होप ये तो किसी का भी नेगेटिव नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंडक्शन सिस्टम ओवर द हार्ट ह्यूमन। ये क्वेश्चन आप देखो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलो अपन शुरुआत करते हैं। आपने सोच लिया हो इसका आंसर, तो अपन स्टार्ट करते हैं। ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि कंडक्शन सीक्वेंस। तो आपको पता है कि कंडक्शन सीक्वेंस होता है ना, वो उसमें जो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, वही कंडक्शन सिस्टम है। ये कहाँ से जनरेट होता है और इसका सीक्वेंस क्या है। तो आपको सबको पता है कि जो ऐसे नोड होता है, यही कंडक्शन सिस्टम में मेन है ये, और इसी को बोलते हैं अपन नेचुरल पेसमेकर। ठीक है, अब इसका फुल फॉर्म भी बता देते हैं। साइनोएट्रियल नोड। एक होता है एवी नोड, इसका होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। एक होता है बंडल ऑफ हिज, और एक होता है पुरकिंजे फाइबर। अब इसका सीक्वेंस देख लेते हैं अपन। जो ऐसे नोड होता है, ये राइट एट्रियम की जो अपर वाल होती है वहाँ पे होता है। और ये कहाँ प्लेस होता है, ये होता है नियर बाई, जहाँ पे जो सुपीरियर वेना केव आती है उसके जस्ट पास में होता है ये। दूसरा, जो एवी नोड होता है वो होता है जो अपना इंटर एट्रियल सेप्टम होता है, इंटर एट्रियल सेप्टम यहाँ पे। तो ये है एवी नोड, ये है ऐसे नोड, यहाँ पे लोकेट होता है। और इसकी जो ये जो एवी वॉल है, एवी नोड है, ये जो ट्राइकस्पिड वाल होता है उसके जस्ट नियर बाई होता है ये। तो इसका ध्यान रखना, दाईं साइड में ट्राइकस्पिड वाल होता है तो इसके नियर बाई होती है ये। जो थर्ड है वो है इसी एवी वॉल से जनरेट होती है, और इसको बोलते हैं अपन बंडल ऑफ हिज। ये लेफ्ट बंडल ऑफ हिज और राइट बंडल ऑफ हिज की 2 ब्रांचों में डिवाइड होता है, और यहाँ से ये नीचे जाता है। तो अपना सीक्वेंस हो गया कि ये ऐसे नोड, ये होता है एवी नोड, ये हो गया बंडल ऑफ हिज। इसी बंडल ऑफ हिज से आगे जाके और पुरकिंजे फाइबर निकलते हैं। और ये जो फाइबर्स हैं ये सब एंडोकार्डियल सरफेस ऑफ द वेंट्रिकुलर वॉल, मतलब कि ये जो जितने भी दोनों वेंट्रिकल्स हैं, इन दोनों वेंट्रिकल्स की वॉल में फैले हुए होते हैं, और इसी की वजह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। तो अपना सीक्वेंस हो गया एक कि ऐसे नोड से एवी नोड में आएंगे, एवी नोड से बंडल ऑफ हिज में जाएंगे, और बंडल ऑफ हिज से पुरकिंजे फाइबर में। तो अपना जो सीक्वेंस है वो ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज और पुरकिंजे फाइबर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आई होप आपका तो ये सबका करेक्ट गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, और हेल्थ फैसिलिटी में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन इन द आईसीयू। आंसर गेस करो आप, क्या आंसर होने वाला है इसका। तो चलो शुरुआत करते हैं इसकी।
तो आईसीयू में इन्फेक्शन से रोकने के लिए कौन सी चीज़ है जो सबसे अच्छी है, जो इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से बचाएगी? तो वैक्सीनेशन। अब आप खुद सोच के देखो कि वहाँ इतना स्टाफ होता है, इतने पेशेंट वगैरह आते हैं, तो अगर वैक्सीनेशन से चीज़ें प्रिवेंट हो जाएंगी, इन्फेक्शन प्रिवेंट हो जाएगा वैक्सीनेशन से? नहीं। स्टरलाइजेशन से? स्टरलाइजेशन में नहीं हो सकता। स्टरलाइजेशन इंस्ट्रूमेंट का होता है। अपन वहाँ पे हेल्थ केयर वर्कर वहाँ काम कर रहे हैं, तो अपन हेल्थ केयर वर्कर से अपन से कहीं ना कहीं अपने मैक्सिमम चांस होते हैं कि कोई भी इन्फेक्शन एक स्टाफ से दूसरे स्टाफ में, एक स्टाफ से नर्सिंग ऑफिसर से पेशेंट में स्प्रेड हो सकता है, पेशेंट से नर्सिंग ऑफिसर में स्प्रेड हो सकता है, तो स्टरलाइजेशन भी नहीं हुआ। मास्क एंड ग्लव्स, ये कॉन्टैक्ट प्रिवेंशन को रोक सकता है। एयर कॉन्टैक्ट प्रिवेंशन, अच्छे से लिख देता हूँ इसको, और एयरबोर्न प्रिवेंशन ये कर सकता है, लेकिन क्या इन्फेक्शन होने से बचा सकता है? नहीं। इसकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है हैंड हाइजीन, और ये बहुत ज़रूरी है। हैंड हाइजीन ही एक ऐसा तरीका है, ऐसा मेथड है जो कहीं पे भी इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से रोक सकता है। वो अगर अपन बार बार हैंड वॉशिंग करेंगे, हैंड हाइजीन करेंगे, तो अपन किसी भी इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से रोक सकते हैं, और इवन अपन खुद भी उस चीज़ से अपन प्रिवेंट हो सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो हैंड हाइजीन है, इज द सिंगल मोस्ट इफेक्टिव measure to prevent health care associated infection। बहुत इम्पोर्टेंट है। हैंड हाइजीन ऐसा तरीका है जो किसी भी इन्फेक्शन को रोक सकता है। अब इसी के रिगार्डिंग एक अपन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ देख लेते हैं कि WHO ने हैंड हाइजीन के रिगार्डिंग कुछ मोमेंट्स बता रखे हैं। तो वो मोमेंट्स कौन से हैं? तो 5 मोमेंट्स होते हैं वो, और उन्हीं मोमेंट्स को यूज़ करके अपन इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से बचा सकते हैं। तो उसमें क्या है? 2 तो B हैं और 3 C हैं। तो 2 B कौन से हैं? पहला है बिफोर टचिंग पेशेंट, दूसरा क्या है? बिफोर प्रोसीजर। क्या कहना चाह रहा है ये कि किसी भी पेशेंट को टच करने से पहले अपन को हैंड हाइजीन करनी है, ताकि क्या पता अपने साथ में, अपने पास, अपने हैंड रिस्ट वगैरह में कोई इन्फेक्शन हो, वो पेशेंट को स्प्रेड होने से बच जाए। बिफोर प्रोसीजर इन्वेजिव भी हो सकता है, और नॉर्मल प्रोसीजर भी हो सकता है, तो उसके द्वारा भी अपन पेशेंट को इन्फेक्शन होने से बचा सकते हैं। 3 C कौन से होने वाले हैं? आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर, आफ्टर टचिंग पेशेंट, और आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग। मतलब ये ना कहना चाहता है कि अगर पेशेंट के किसी भी बॉडी फ्लूइड के अपन एक्सपोज हो गए, वो अपन हैंड पे कहीं पे भी टच हो गया, तो उसके जस्ट बाद में अपने को हैंड हाइजीन करनी है। पेशेंट को टच करने के बाद में जैसे अपन वाइटल्स वगैरह ले रहे हैं, कोई भी इंजेक्शन लगा रहे हैं, या पेशेंट को पोजीशन चेंज करवा रहे हैं, कोई भी प्रोसीजर करवा रहे हैं, तो उसके पेशेंट को टच करने के बाद में अपने को हैंड हाइजीन करनी है। आफ्टर टचिंग द पेशेंट सराउंडिंग, जैसे पेशेंट की ब्लैंकेट वगैरह को अपन टच कर रहे हैं, या जैसे पेशेंट के बेड साइड अपन कोई भी काम कर रहे हैं, और अगर वहाँ पे अपन पेशेंट किसी भी सराउंडिंग एरिया में उसके बेड पे कहीं पे भी टच हो गए, तो वहाँ पे
वो होता ही अपने को, उसके बाद में पे अपने को हैंड हाइजीन करना है। तो इन सभी प्रोसीजर से अपन किसी भी इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से बचा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। और ये अपने को फॉलो भी करना है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आई होप आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी और कुछ समझ में आया होगा। क्लास बहुत लंबी होने वाली है, लेकिन हो चुकी है फ़िलहाल तो, लेकिन थोड़ा सा संयम बनाए रखें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साउथ इंडियन पर्सन who is taking only maize food, पर्सन में सफ़र फ्रॉम विच डिजीज़। एक साउथ इंडियन पर्सन है, वो रेगुलर मेज़ खा रहा है। मेज़ यानी मक्का ही खा रहा है। तो उसकी वजह से उसको कौन सी डिजीज़ हो सकती है, कौन सी डिजीज़ से वो सफ़र कर सकता है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। और आप देख सकते हो विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। तो कहीं ना कहीं विटामिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्ज़ाम, चाहे CHO देख लो, चाहे SGPJ देख लो, KGMU देख लो, RML देख लो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, और इवन नॉर्सेट एग्ज़ाम। तो चलो, आपने तो इसका आंसर सोच लिया होगा। अब स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले रिकेट्स। चलो बताओ, रिकेट्स किसकी कमी से होता है। ये होता है विटामिन D की कमी से। और रिकेट्स होता है, वो होता है चाइल्ड में। और विटामिन D की कमी से एक होता है ओस्टोमलेशिया। ये होता है एडल्ट में विटामिन D की कमी से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। बेरी किसकी कमी से होता है बताओ। बेरी होता है विटामिन B1 की कमी से। इस विटामिन B1 को क्या कहते हैं, थियामीन। विटामिन D को क्या कहते हैं, कैल्सीफेरॉल। अपन साथ में इसके जो बायोकेमिकल नेम है वो भी देख रहे हैं, साथ में जो डिजीज़ है वो भी देख रहे हैं। ठीक है। स्कर्वी, ये विटामिन C की कमी से होता है। तो अपने को पता पड़ गया कि इन तीनों चीज़ों की वजह से तो नहीं हो रहा। मतलब ये भी आंसर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो आंसर क्या होने वाला है इसका, पेलाग्रा। अब अपन बात कर लेते हैं पेलाग्रा के बारे में। तो चलो थोड़े बहुत देख लेते हैं अपन। एक विटामिन होता है विटामिन B3, जिसको बोलते हैं अपन नियासिन। ठीक है। और इस नियासिन का क्या काम है, ये इसका फंक्शन है नर्वस सिस्टम का। और जब इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो इसके डेफिशिएंसी की वजह से पेलाग्रा डिजीज़ हो जाती है। और ये पेलाग्रा डिजीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें 3D साइन देखने को मिलता है, 3D सिम्टम्स देखने को मिलता है। वो 3D सिम्टम्स क्या है वो भी बात कर लेते हैं। पहला होता है डर्मेटाइटिस, दूसरा होता है डेमेंशिया, भूलने की बीमारी, मेमोरी लॉस। डर्मेटाइटिस स्किन डिजीज़ होती है ये। और फिर होती है एक डायरिया, दस्त लगने लग जाता है। अगर अपन इसको ट्रीट नहीं करेंगे, नॉट ट्रीटेड, तो इसकी वजह से ये 4D साइन में कन्वर्ट हो जाता है। और 4D साइन में 3D तो वो है ही, प्लस डेथ। आदमी का खेल ख़त्म हो गया भैया, राम नाम सत्य हो गया इसका। ठीक है। अब अपन इसके बारे में ये चीज़ें तो देख लिए, लेकिन बात ये है कि ये करता क्या है। ये नियासिन, विटामिन B3, जिसकी वजह से अपने को पेलाग्रा हो रहा है। अब क्या होता है, जो मेज़ ईटिंग पर्सन होता है ना, वो रोज़ मेज़ खाएगा। और मेज़ खाएगा तो उस मेज़ में एक चीज़, दो चीज़ों की कमी होती है। मेज़ इज
डेफिशिएंट इन, क्या क्या चीज़ें एब्सेंट होती है इसमें? तो पहली तो होती है ट्रिप्टोफैन एमिनो अम्ल, ट्रिप्टोफैन एमिनो अम्ल, और दूसरा होता है नियासिन। जो ट्रिप्टोफैन एमिनो अम्ल है वो इम्पोर्टेंट है अपनी बॉडी के लिए, और जब ये ट्रिप्टोफैन एमिनो अम्ल कम हो जाता है तो उसी की वजह से पेलाग्रा डिजीज़ हो जाती है, और फिर ये पेलाग्रा की वजह से ये 3D साइन 3D कन्वर्ट इनटू 4D साइन। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर अपन बात करें कि पूरी विटामिन से रिलेटेड तो अपन बात कर लेते हैं, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन इन्हीं विटामिन से रिलेटेड अपन बातें करने वाले हैं। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये फिर विटामिन का आ गया। अब देख लो आप विटामिन कितना इंपॉर्टेंट है। ए 6 year old गर्ल हैविंग मसल्स वास्टिंग डिलेड ग्रोथ एट इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शन, मतलब कि उसमें मसल्स वास्टिंग में मसल्स कमज़ोर हो गई, उसमें बहुत ज़्यादा डिलेड ग्रोथ हो रही है, उसमें ग्रोथ नहीं हो रही इसकी, इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शन, इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो गए। वाट विल बी द आइडियल सप्लीमेंट, वाट विल बी द आइडियल सप्लीमेंट? तो चलो इसका आंसर आप गेस करो, फिर अपन स्टेप बाय स्टेप अपन सॉल्यूशन ऑप्शंस को देखते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन शुरू से। फर्स्ट ऑप्शन है थियामिन। तो थियामिन क्या होता है? विटामिन B1, और ये B1 नर्व कंडक्शन के लिए, इन चीज़ों के लिए, नर्व फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और इसकी कमी से क्या होता है? बेरी, एक तो होता है बेरी, और एक जो अल्कोहल वाले पर्सन होते हैं जो लॉन्ग टाइम से अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, उनमें एक चीज़ और देखने को मिलती है, वो होती है वर्निक्स कोरोस्कोप सिंड्रोम, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, जब साइकेट्रिक में पढ़ेंगे तब वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट काम में आने वाला है ये, ठीक है। तो ये हो गया। सेकंड है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन को बोलते हैं अपन विटामिन B2, ठीक है। और इस विटामिन B2 का काम क्या है? इसका ज़्यादा तो है नहीं, लेकिन ये स्किन हेल्थ और एनर्जी प्रोडक्शन से रिलेटेड है, और इसकी वजह से डेफिशिएंसी की वजह से अपने को देखने को मिलता है इसमें चीलियोसिस देखने को मिलता है, ग्लोसाइटिस भी देखने को मिलता है। और चीलियोसिस का, इसको अपन बोलते हैं एंगुलर स्टोमेटाइटिस भी बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्नर ऑफ माउथ, जैसे अपना ये माउथ है, ठीक है। तो जो माउथ के जो साइड वाले कॉर्नर हैं, यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है और यहाँ से ब्लीडिंग वगैरह निकलने लग जाती है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है फोलेट यानी फोलिक एसिड। और ये कौन सा होता है? विटामिन B9, ठीक है। और इस विटामिन B9 का काम क्या है? तो ये काम करता है DNA सिंथेसिस का, और DNA सिंथेसिस करने वाला ये वैसे तो अकेला ही है ये, और इसी के साथ में काम करता है ये RBC फॉर्मेशन विटामिन B12 के साथ मिलकर, लेकिन इसका मेन काम DNA सिंथेसिस है। अपन इसकी प्रॉब्लम भी देखेंगे अभी। अब इसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या क्या हो सकता है? तो इसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है एक तो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, अपन थोड़ा सा हाईलाइट लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। जो दूसरी चीज़ होने वाली है वो है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, NTD। प्रेगनेंसी के टाइम पे
अपन फीमेल को एडवाइस करते हैं कि विटामिन B9 की टेबलेट वगैरह ले, नहीं तो उस बच्चे में जो बच्चा होने वाला है, कंसीव करने वाला है, उसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकते हैं और वेरियस टाइप की नर्वस प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है उसमें। तो 1 मंथ पहले स्टार्ट करवा देते हैं अपन उसमें। तो ये भी अपन OBG में देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों डिजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और अपने आप में बहुत सारे क्वेश्चन भी जनरेट करते हैं। अब जो इसका आंसर था अपना वो होगा साइनोकोबालामिन। कोबालामिन बोलते हैं इसको, साइनोकोबालामिन। अब इसके बारे में देख लेते हैं अपन, कोबालामिन के बारे में। जो कोबालामिन है इसको बोलते हैं अपन विटामिन B12। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बार क्वेश्चन आता है इसका। 5 स्टार मान लो इसको, ऐसे मान लो, ठीक है। इसका काम क्या है? नर्व फंक्शन एंड RBC फॉर्मेशन। अभी मैंने बताया था कि विटामिन B9 विटामिन B12 के साथ मिलकर RBC फॉर्मेशन का काम करता है। तो इसके ये दोनों फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब इसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या देखने को मिलता है? तो इसकी डेफिशिएंसी की वजह से अपने को देखने को मिलता है एक परनीशियस एनीमिया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। अकेले विटामिन B12 की वजह से कमी से पूछे तो अपने को परनीशियस एनीमिया ही करना है। ये मेगलोब्लास्टिक एनीमिया तब होगा जब विटामिन B9 भी इसके साथ में होगा, तभी ये होगा, ठीक है। तो ये साइनोकोबालामिन, विटामिन B12 और अपना करेक्ट आंसर विटामिन B12 यानी कोबालामिन। अपन थोड़ा सा और देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ विटामिन। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल। जो फैट सोल्यूबल हैं वो हैं विटामिन A, D, E और K। 4 विटामिन तो हैं फैट सोल्यूबल, और वाटर सोल्यूबल हैं B एंड C, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। तो आई होप आपको ये चीज़ें बहुत समझ में आई होंगी। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम डिलीवर्स प्रीसेट, याद रखना भैया, प्रीसेट या डिफाइंड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ऑफ द पेशेंट। चलो आप इसका आंसर गेस करो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम है जो डिलीवर करता है एक प्रीसेट जिसको अपन पहले से सेट कर देते हैं, या डिफाइंड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कि अपने को इतना ही देना है, एक लिमिट फिक्स कर दी अपन ने, या प्रीसेट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो मैं बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है नॉर्सेट के एग्ज़ाम से भी और SGP JEE किसी भी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। तो अपन स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। फेस मास्क, इसको मोस्ट कॉमनली यूज लेते हैं और मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन इमरजेंसी। ये नॉर्सेट 6 में क्वेश्चन आया था, नॉर्सेट 6 में क्वेश्चन आया था ये, तो आप देख लिए होंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। मोस्ट कॉमन यूज इन इमरजेंसी। इसका मोस्ट कॉमन ड्रॉबैक क्या है, साइड इफ़ेक्ट क्या है, ड्रॉबैक मान लो इसका नेगेटिव जो भी है, वो ये है कि ये पूरे फेस को कवर कर लेता है, और पूरे फेस को कवर करने के बाद में अगर पेशेंट को वोमिटिंग हो गई
तो पेशेंट में एस्पायरेशन के चांस बढ़ा देता है ये फ्लूइड एस्पायरेशन के। और फ्लूइड एस्पायरेशन की वजह से जो भी वोमिटिंग कंटेंट है उसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो सकती है। एस्पायरेट कर सकता है, एस्पायरेट करने की वजह से डेथ हो सकती है। तो ये इसका ड्रॉबैक है। तो ये तभी देते हैं जब पेशेंट फुली कॉन्शियस होता है। तो अपने को ध्यान रखना है कि एज ए रोल ऑफ नर्सिंग ऑफिसर टू प्रिवेंट एस्पायरेशन। एस्पायरेशन होने से प्रिवेंट करना है। तो ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट मोटी मोटी चीज़ें थी। फिर थर्ड ऑप्शन है नेजल कैनुला, और इसी नेजल कैनुला को अपन नेजल प्रोंग्स भी बोलते हैं। और इसको अपन COPD पेशेंट में काम में लेते हैं, याद रखना। और इसकी जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन प्रोवाइड करने की जो रेट है वो है 24 to 60% ऑक्सीजन ये प्रोवाइड करवाता है। एक ऑप्शन है मास्क विद रिजर्वायर। तो ये दो प्रकार के होते हैं मास्क विद रिजर्वायर। पहला होता है NRB, नॉन रीब्रीथिंग मास्क। और दूसरा होता है पार्शियल रीब्रेथर। मास्क, इसमें जो ऑक्सीजन मास्क होता है उसके आगे एक बैलून लगा होता है। जैसे मान लो कि ये कोई भी ऑक्सीजन मास्क है, उसके आगे एक बैलून लगा होता है। दोनों में बैलून लगा होता है, वो बाद में पढ़ेंगे अपन कि इसमें क्या क्या डिफरेंस है क्या नहीं है। अब जो अपना आंसर है वो ये तीनों ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। तो अपना आंसर है वेंचुरी मास्क। और ये वेंचुरी मास्क बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बताऊंगा अभी नोट शीट में कितनी बार इससे रिलेटेड इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ चुके हैं, कितनी बार इसकी फ्लो रेट के बारे में क्वेश्चन आ चुके हैं, कितनी बार इसकी सिर्फ कलर देखिए क्वेश्चन पूछा जा गया है। तो वो सभी चीज़ें देखने वाले हैं। तो अपन नीचे चलते हैं, वेंचुरी मास्क से रिलेटेड ही अपन बात कर लेते हैं। वेंचुरी मास्क, तो इसके बारे में सबसे पहले तो एक चीज़ याद रखनी है कि ये बर्नौली प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है। दूसरी चीज़, ये मोस्ट एक्यूरेट ऑटो डिलीवरी सिस्टम है। थर्ड, बेस्ट मास्क फॉर COPD पेशेंट। ये याद रखना भैया, ये एक बार नहीं बहुत बार आ चुका है। COPD पेशेंट के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सा ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम है, वो है वेंटी मास्क। यानी इसी को वेंटी मास्क भी बोलते हैं और इसको वेंचुरी मास्क बोलते हैं। और इसके बाद में जो दूसरा होने वाला है वो होता है नेजल प्रोंग, यानी जो अभी जस्ट पहले बताया था मैंने। चौथी चीज़, इसकी जो O2 कंसंट्रेशन होती है वो होती है 24 to 60%। ये मिनिमम 24 ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, मैक्सिमम 60%। और एक चीज़ और याद रखना, इसमें अलग अलग कलर आते हैं और उन कलर कोड जो कलर कोडेड होते हैं उनको अपन बोलते हैं जेट अडेप्टर। अपन कलर के हिसाब से होता है इसमें ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, तो वो उनको बोलते हैं अपन जेट अडेप्टर। अब इसी के रिगार्डिंग थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आपने सब नोट कर लिया होगा ये। अब इसमें कलर कोड के हिसाब से मैं चीज़ें बता रहा हूँ कि जो कलर कोड, फ्लो रेट,
ये होती है लीटर पर मिनट। और O2 कंसंट्रेशन कितनी होने वाली है। तो एक ट्रिक याद रखना, मैंने तो ऐसे ट्रिक के हिसाब से याद रखा हुआ है कि भाभी सफ़ेद ओढ़नी पीला लहंगा गजब। अब इसके हिसाब से भाभी का क्या होगा, ब्लू। सफ़ेद का मतलब वाइट, ओढ़नी का मतलब ऑरेंज, पीला का मतलब येलो, लहंगा का मतलब रेड और गजब का मतलब ग्रीन। ठीक है, ये रेड वाला तो भाई बहुत अच्छे से ध्यान दे लेना। ब्लू होता है वो होता है 2 लीटर पर मिनट, ये 4, ये 6, ये 8, ये 10 और ये 15 लीटर पर मिनट। ठीक है, आगे आप वो लगा लेना। इसका जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होता है वो होता है मिनिमम 24%, फिर 28%, 31%, 35%, 40% और ये मैक्सिमम 60%। तो इन चीज़ों को तो रेड को तो भाई अच्छे तरीके से याद कर लेना। ये नॉर्थ सेट 6 में इमेज बेस्ड क्वेश्चन आया था और इमेज बेस्ड क्वेश्चन इन नॉर्थ सेट 6। और इसी के साथ में ये एक PGI की एग्ज़ाम लगी थी 2015 में, उसमें भी क्वेश्चन आया था। और इसका तो अब लगभग हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने लग गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप चीज़ें आपको अच्छी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपना आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ए फिजिशियन प्रेस्क्राइब सस्टेंड रिलीज कैप्सूल टू द पेशेंट बट पेशेंट सेड दैट कांट स्वेलो कैप्सूल, व्हाट इज़ द मोस्ट एप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन। एक पेशेंट है, उसको अपन कैप्सूल दे रहे हैं लेकिन पेशेंट उस कैप्सूल को स्वेलो करने में कैपेबल नहीं है, तो अब अपना नेक्स्ट जो नर्सिंग प्रियोरिटी एक्शन है वो क्या होने वाला है। आप इसका आंसर गेस करो। तो आई होप आपने ये चीज़ें चेक कर ली होंगी। तो अब चलते हैं। हाइड कैप्सूल इन फूड, कैप्सूल को फूड में हाइड कर देंगे। जब वो पहले से कैप्सूल को ही सोलो नहीं कर रहा तो फूड में हाइड करने से कोई मतलब नहीं है। क्रश द कैप्सूल, एक चीज़ का ध्यान रखना कि कैप्सूल को अपन कभी भी क्रश नहीं करेंगे। ओपन द कैप्सूल मिक्स विथ वाटर, नहीं, ये भी नहीं करेंगे। रिक्वेस्ट फिजिशियन चेंज प्रिस्क्रिप्शन, बिल्कुल ये इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। और वो क्यों होने वाला है वो आपको अभी पूरा एक्सप्लेन करता हूँ कि जितनी भी जो एंटेरिक कोटेड या सस्टेन्ड रिलीज कैप्सूल होते हैं उनको कभी भी ना तो क्रश करते हैं और ना ही उनको ओपन करते हैं। ठीक है, इसी का ध्यान देना। अगर ये पेशेंट कैपेबल नहीं है तो अपन डॉक्टर से रिक्वेस्ट करेंगे कि पेशेंट कैपेबल नहीं है, या तो आप प्रिस्क्रिप्शन को चेंज करो या फिर इसका कोई अल्टरनेट लिक्विड वगैरह कुछ दो, कुछ भी जो मेडिसिन होती है वो उसका अल्टरनेट मेडिसिन प्रिस्क्राइब। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये वाला क्वेश्चन ही ठीक ऐसा ही क्वेश्चन था, उसमें थोड़ा सा चेंज था, लेकिन वो क्वेश्चन था एक PJ संगरूर की एग्ज़ाम लगी थी 2024 में, लगी थी 2023 में लगी थी, उसमें ये क्वेश्चन आया था ये। तो आई होप आप सबको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और मैंने बहुत कोशिश की है चीज़ों को अच्छे से समझाने की और बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की। तो आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। अब आपको 2 काम करने हैं। पहला कि मैंने 15 क्वेश्चन सोल्व करे हैं, 15 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, एक तो उसका कमेंट करोगे, फर्स्ट कमेंट। सेकंड कमेंट यह करोगे कि आपको क्लास कैसी लगी, क्लास आपको अच्छी लगी बुरी लगी जो भी है वो कमेंट करोगे कि, और साथ में अपने दोस्तों के साथ में शेयर करोगे। और इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट, कीप डूइट, जय हिंद।